गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अनुष्ठान में सीटेट में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में, कितने राज्य क्षेत्र हैं और उनके प्रमुख व्यंजन क्या हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो फेमस व्यंजन है, जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है व्यंजन है, वो है मक्के की रोटी, सरसों का साग। आंध्र प्रदेश चलें तो अंधे लोग क्या खाएंगे? चावल खाएंगे और पटरे कुल्लू खाएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लोग क्या खाएंगे? चावल और पटरे कुल्लू। महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र पूछा जाए तो महाराष्ट्र में क्या फेमस है? मिसल पाव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है और उसे व्यंजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो व्यंजन है वो कोसा मंगसो है। कौन सा है? कोसा मंगसो। ठीक है। गुजरात में देखें तो गुजरात आप जानते हैं ढोकला सबसे ज़्यादा प्रमुख जो व्यंजन है, सामान्य व्यंजन जो है ढोकला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रोगन जोश व्यंजन बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे की ओर देखें तो इसमें अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में महाराष्ट्र वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे की ओर चलें तो गुजरात देखेंगे, गुजरात भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गुजरात का व्यंजन है ढोकला। आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर के पास, तो जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में रोगन जोश प्रसिद्ध है। अब आगे की बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु तो तमिलनाडु में क्या फेमस है व्यंजन के रूप में? पोंगल। क्या फेमस है? पोंगल। आगे की ओर देखें बिहार, बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस जो व्यंजन है वो है लिट्टी चोखा। इसका मतलब तमिलनाडु भी इम्पॉर्टेंट है और बिहार भी इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की ओर चलें तो वहाँ पे जो प्रमुख व्यंजन है वो है धाम, हिमाचल प्रदेश में धाम। केरल, केरल की अगर बात करें तो केरल का जो प्रमुख व्यंजन है वो अप्पम है। इसका मतलब केरल भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे चलें देखें तेलंगाना राज्य के बारे में, तो तेलंगाना में जो सबसे फेमस है वो है हैदराबाद बिरयानी। क्या फेमस है? हैदराबाद बिरयानी फेमस है। गोवा की ओर चलें तो गोवा में जो प्रमुख भोजन फेमस प्रसिद्ध है वो है कैब्र। वो क्या है? कैब्र। आगे की ओर चलें राजस्थान में हम देखें तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है व्यंजन। दाल बाटी चूरमा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसको लोग खाने में पसंद करते हैं। तो इसका मतलब राजस्थान भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मेघालय, मेघालय का जो सबसे प्रमुख व्यंजन है वो है जादू। क्या है? जादू। मेघ ज़्यादा दो, मेघ ज़्यादा दो, इसका मतलब मेघालय का प्रमुख व्यंजन क्या है? जादू। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की ओर चलें तो जो पोहा और जलेबी, पोहा और जलेबी सबसे फेमस यहाँ का व्यंजन है। आगे की ओर चलें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख है आमट। क्या प्रमुख है? आमट प्रमुख है। ठीक है, उत्तराखंड में चलें तो उत्तराखंड में कंडाली का साग सबसे ज़्यादा फेमस व्यंजन है। त्रिपुरा चलें, त्रिपुरा में क्या होता है? चखवी। ठीक है, त्रिपुरा पुरी में क्या है? चखा हमने, तो त्रिपुरा क्या हो गया? चखवी यहाँ का फेमस व्यंजन है। हरियाणा की ओर चलें, बाजरे की खिचड़ी सबसे ज़्यादा प्रमुख व्यंजन है। अरुणाचल प्रदेश की ओर चलें तो थुक्पा सूप, यानी अगर सूप की बात करें तो अरुण क्या पीता है? अरुण पीता है सूप। तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख व्यंजन है वो है थुक्पा सूप। आगे की ओर चलें कर्नाटक, कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में सबसे फेमस जो व्यंजन है वो अक्की रोटी है। सिक्किम मोमोज, जो आप मोमोज खाते हैं और मोमोज खाना बहुत पसंद है खासकर लड़कियों को, तो सिक्किम, सिक्किम का जो प्रमुख व्यंजन है वो मोमोज ही है। आगे की ओर चलें मिजोरम, तो मिजोरम में फेमस है मीसा माच पूरा। क्या फेमस है? मीसा माच पूरा। तो आपने देखा कि मिजोरम का जो प्रमुख व्यंजन है वो है मीसा माच पूरा। अब यूपी की बात करें तो यूपी में क्या प्रसिद्ध है? यूपी में प्रसिद्ध है टुंडे कबाब। क्या फेमस है? टुंडे कबाब। तो यूपी में क्या प्रसिद्ध है? टुंडे कबाब। अब हम परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीटेट में कुछ कथन वाले प्रश्न भी आते हैं। तो आप कृपया ये ध्यान देकर पढ़िए कि सीटेट भी
आपका मामूली चीज़ नहीं है, आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पोषक। तो अगर पोषक समझें तो पौधे तथा जंतु दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। कुछ चीज़ें हम पौधों से खाते हैं, कुछ चीज़ जंतुओं से खाते हैं। तो इसका मतलब है पौधे तथा जंतुओं से जो प्राप्त कच्ची सामग्रियों के संगठक हैं, और वो संगठक हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अब अगर भोजन के मुख्य पोषक के रूप में देखें तो भोजन के मुख्य पोषक जो है मुख्यतः 5 प्रकार के ही होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में रुक्षांश एवं जल को भी इसमें स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से भोजन के जो मुख्य पोषक होंगे वो 6 प्रकार होंगे यहाँ पे। पहला बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरे पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है प्रोटीन। तीसरा है वसा। चौथा है विटामिन। पांचवा है खनिज। और छठा है रुक्षांश एवं जल। ठीक है, अब हम भोजन में ये समझेंगे कि भोजन में खाद्य पदार्थों में पोषक की जानकारी कैसे मिलेगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा। तो परीक्षण किस चीज़ की परीक्षण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे, प्रोटीन का परीक्षण करेंगे, वसा का परीक्षण करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि परीक्षण करने के लिए आवश्यक विलयन कौन कौन सा होगा, आवश्यक सामग्री कौन सी होगी। तो नोट की तरफ देखें तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए आवश्यक जो विलयन होगा वो आयोडीन का विलयन होगा। दूसरा कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। तीसरा कास्टिक सोडा का विलयन होगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 विलयन बहुत ज़्यादा जरूरी है, आयोडीन का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन। अब बात आती है कि जब हम खाद्य पदार्थों का परीक्षण करेंगे तो उसमें आवश्यक शर्तें क्या होंगी, आवश्यक बातें क्या होंगी। तो हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, पहला है कि परीक्षण पके हुए भोजन अथवा कच्ची सामग्री पर करें। ठीक है, अधिकतर परीक्षण पके भोजन पे ही करना चाहिए। दूसरा, परीक्षण के दौरान किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास न करें। अगर हम रसायन खाने या चखेंगे तो परीक्षण होते होते हमारा भी परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, और हम परीक्षण करते करते ऊपर की ओर चले जाएंगे, इसलिए खाने का प्रयास मत करिएगा। आगे फिर नोट पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारे भोजन में जो पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। इसका मतलब जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हम क्या देखेंगे, मंड तथा शर्करा देखेंगे। अगर मंड और शर्करा की पहचान हो गई तो आप ये समझ जाइए कि उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम विलयन बनाएंगे कि विलयन हम किस प्रकार से बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास विलयन नहीं है, आयोडीन का विलयन नहीं है, कास्टिक सल्फेट का विलयन नहीं है, कास्टिक सोडा का विलयन नहीं है, तो हम किस प्रकार से लेंगे, तो आयोडीन। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के लिए हम क्या लिखेंगे, जल से आधी भरी परख नली लेंगे और उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे तो बन जाएगा आयोडीन का तनु विलयन। आगे की ओर चलें और कॉपर सल्फेट विलयन बनाने का तरीका सीखें। तो अगर हम 100 ml वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। कास्टिक सोडा का विलयन कैसे बनाएंगे, तो 100 ml जल में अगर हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला दें तो बन जाएगा कास्टिक सोडा का विलयन। ठीक है, अभी हमने नोट पॉइंट में बताया कि कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, मंड या स्टार्च की उपस्थिति को चेक करना पड़ेगा। तो किसी खाद्य पदार्थ में अगर मंड की उपस्थिति है तो इसका मतलब उसमें किस बात का परीक्षण होता है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण मिलता है। अब हम देखते हैं कि हम इन खाद्य पदार्थों में किस प्रकार से परीक्षण करेंगे। तो पहला खाद्य पदार्थ में अगर कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ है और उसमें हमें सबसे पहला परीक्षण क्या करना पड़ेगा, मंड का परीक्षण करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लेंगे, इसके लिए हम खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उस मात्रा को किस में लेंगे, परख नली में, और उसमें क्या मिलाएंगे, 2 या 3 बूंदे हम क्या मिलाएंगे, आयोडीन विलयन। अब इन दोनों को मिलाने पर तो खाद्य पदार्थ और आयोडीन क्या करेंगे, दोनों रासायनिक अपक्रिया करेंगे और अपक्रिया के दौरान अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए जो हमने लिया है
वो अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला और काला हो जाए तो इसका मतलब है उसमें क्या उपस्थित होगा, मंड उपस्थित होगा। इसका मतलब उसमें कौन सा खाद्य पदार्थ होगा, कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ होगा। यानी कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2-3 बूंदे आयोडीन का विलयन लेना पड़ेगा। आगे की ओर चलें। खाद्य पदार्थ में अगर हम प्रोटीन का परीक्षण करना चाहें तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे, अगर ठोस होगा तो उसका चूर्ण बना लेंगे, उसको परख नली में रखेंगे। उसमें 10 बूंद क्या डालेंगे, जल डालेंगे उसी परख नली में, और उसी परख नली में ही 2 या 3 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिला देंगे। अगर तीनों रिएक्शन करके तीनों अब अपक्रिया करना स्टार्ट करेंगे, और अपक्रिया के दौरान यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी है तो हम ये जान जाएंगे कि उसमें किसकी उपस्थिति है, प्रोटीन की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है, प्रोटीन की उपस्थिति है। अब हम बात करें कि खाद्य पदार्थ में वसा का परीक्षण कैसे करेंगे। तो वसा का परीक्षण करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा का चूर्ण लेना पड़ेगा। चूर्ण का मतलब अगर ठोस होगा चूर्ण लेना पड़ेगा, और उसको क्या करेंगे, पीसने पर, ठीक है, पीसने पर ही अगर उसको हम पीस देंगे तुरंत, किस में लेकर, कागज़ में लेकर, तो कागज़ में जो तेल के धब्बे बनेंगे वो तेल के धब्बे ही दिखाते हैं कि उसमें क्या उपस्थिति है, वसा की उपस्थिति है। ठीक है, क्या उपस्थिति है, वसा की उपस्थिति है। अब हम समझेंगे विभिन्न पोषक तत्वों की विशेषताएं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अगर हम इसी में क्वेश्चन बना दें कि ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं, तो ऊर्जा को देने वाले पोषक पदार्थ जो हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलेगी, तो किससे मिलेगी, वसा से। यानी वसा में अगर नोट पॉइंट में देखें तो हमने क्या लिखा है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त जो होती है किससे होती है, वसा से होती है। आगे की ओर देखें, प्रोटीन की क्या विशेषता है। अगर प्रोटीन हम ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है क्या, प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगी और शरीर की वृद्धि होगी। तो इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। आगे की ओर देखें, और आगे हम देखेंगे विटामिन। ठीक है, अगर हम विटामिन की बात करें तो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, आगे की ओर बात करें विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अगर क्वेश्चन ये दिया जाए कि निम्न पोषक पदार्थों में विटामिन सी उपस्थिति है तो वह क्या, किस चीज़ के लिए उपयोगी होती है, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन हो कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है तो विटामिन सी होगा। विटामिन डी, विटामिन डी अस्थियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करती है। यानी जो कैल्शियम होता है वो किस प्रकार से अस्थियों तथा दांतों में पहुँचे, उसके उपयोग के लिए ही विटामिन डी आवश्यक होती है। खनिज लवण, शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब खनिज लवण की क्या विशेषता है, खनिज लवण शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, आगे की ओर बात करें और इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में बात पढ़ें तो आहारी रेशा। आहारी रेशा क्या है, इसे रुक्षांश भी कहते हैं, और ये शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं। अगर आहारी रेशा का कथन दे दिया जाए, 3 कथन दिए जाएं, तो उसमें ये शरीर को कभी भी पोषक तत्व नहीं देंगे। और इनका काम क्या होगा, ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आहारी रेशा। इसे रुक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रुक्षांश भी कहते हैं। अब हम पढ़ें कि आहारी रेशे का मुख्य स्रोत क्या है, या रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है, तो साबुत खाद्यान्न, दाल, ताजे फल एवं सब्जियां आहारी रेशे का मुख्य स्रोत होती हैं। जल की भी बात कर लें तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में क्या करती है, सहायता करती है। साथ में यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करती है। तो जल की प्राप्ति हमें शरीर के अंदर कैसे होगी,
तो जो पदार्थ हम द्रव रूप में लेते हैं उन्हीं से हमें जल की प्राप्ति होती है। जैसे दूध हो गया, चाय हो गई और जल हो गया, तो इनसे हमें जल की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब बात करें कि संतुलित आहार, यानी अब पोषक तत्व तो हमें बराबर बराबर जरूर मात्रा में ज़रूरी है, तो अब उसी में एक टर्म आता है संतुलित आहार के बारे में। देखते हैं संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार हमारे शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, यानी हमारे शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना ही संतुलित आहार कहलाता है। लेकिन अगर इसमें एक टर्म समझे कि आहार क्या है, तो पूरे दिन में हम जो कुछ खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं, आहार कहते हैं। ठीक है। अब भैया अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे, यानी अगर हमें पोषक तत्वों का अभाव रहेगा, तो उनसे कुछ रोग होते हैं। यानी पोषक तत्वों के अभाव में जो रोग होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि भोजन में अगर पर्याप्त प्रोटीन न लें तब इससे हमें कौन सा रोग होगा? तो वृद्धि का अवरुद्ध होना किससे संबंधित है? प्रोटीन से संबंधित, यानी क्वार्सिडकोर जो रोग है वो प्रोटीन से ही होता है। चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों के रंग उड़ जाते हैं, त्वचा की बीमारी भी इसी से होती है। यानी अगर कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा अगर हम प्रोटीन लेंगे या हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे अंदर ये सारे रोग आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यानी वृद्धि का अवरुद्ध हो जाएगा, यानी हमारी जो वृद्धि है, लंबाई में जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगा। आगे की ओर देखें, यदि भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही अनुपस्थित हों तब किस प्रकार से रोग होंगे? तब उस कंडीशन में उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। आप देखते होंगे कभी कभी अचानक किसी की लंबाई ही नहीं बढ़ती, तो किसके कारण से है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की अनुपस्थित के कारण है। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? बहुत दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, तो वो किससे कमी से होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। अब हम आगे की ओर देखेंगे, विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन के बारे में बात करेंगे और उनसे कौन से विकार होते हैं, डिजीज कौन सी होती है, अभावजन्य रोग क्या हैं और उनके लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो विटामिन में पहला विटामिन ए है, जिससे क्या होती है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी दृष्टिहीन हो जाते हैं। ठीक है, जो रेटिनाल रोग है वो किसके कारण से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, ये इसके क्या हैं? लक्षण हैं। विटामिन बी1 से क्या होगा? विटामिन बी1 से ही होता है बेरी रोग, जिसके लक्षण क्या हैं? जिसमें पेशियां दुर्बल हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इससे क्या होगा? मसूड़ों में खून निकलना, अगर कहीं कहीं चोट लग गई है तो घाव भरने में अधिक समय लगेगा। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, और रिकेट्स में मसूड़ों से खून निकलने लगता है, अस्थियों का मुलायम हो जाता है और वो मुड़ जाते हैं आसानी से। कैल्शियम से अस्थियां एवं दंत क्षय रोग होता है, और इसका लक्षण क्या है? कि अस्थियां आपकी कमज़ोर हो जाएंगी या दांत जल्दी से गिर जाएंगे। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं या ग्वाटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें लक्षण आपका ये होगा कि गर्दन की ग्रंथि अचानक फूल जाती है। तो इसका मतलब क्या कमी है? आयोडीन की कमी है। लौह तत्व, ठीक है, लौह तत्व की कमी से अरक्तता होती है, और अरक्तता का क्या लक्षण है? कि इसमें क्या हो जाता है? कमजोरी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद इसी में अभी हम बात करेंगे लुसेंट से कि उसमें क्या क्या होता है।